नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट टीवी पर। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक लेकर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के सामने उपस्थित हूं। आइए शुरू करें आज की स्ट्रेट टॉक। तो अमेरिकी प्रशासन, या फिर यूं कहें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। उन्होंने अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन का बर्ताव रहा, और उससे भी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन ये सामने आ गई है कि वाइट हाउस यानी कि राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से एक ऐसा वीडियो अपलोड किया गया, पोस्ट किया गया, और इस पर इलॉन मस्क ने वाव भी कहा है, जिसमें जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको एलियन बताया गया, और ये भी कहा गया कि किस तरीके से ये वीडियो देखकर जो है उन्हें सुकून की अनुभूति हो रही है। तो ये एक किस्म से इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है कि जिस तरीके से भेजा गया था भारतीय प्रवासियों को, उस पर भी भारत में काफ़ी विरोध अभी थमा भी नहीं है, और सरकार की तरफ से जो है ये भी आश्वासन दिया गया था कि वो इस मसले को अमेरिकी प्रशासन के सामने उठा रहे हैं। लेकिन कैसे उठा रहे हैं कि अब ये वीडियो जो है राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से सामने आया, और इसके साथ एक के बाद एक और डेवलपमेंट सामने ये आई है कि यूएस एड के ज़रिए भारत को जो मदद दी गई उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप को जो है सवाल है। और उससे भी बढ़कर गौतम अडानी, जिस मसले को लेकर ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप से उनको राहत मिल गई है, क्योंकि जिस कानून के तहत अडानी के खिलाफ मामला अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने चलाया था, उस कानून को उन्होंने फिलहाल रोक दिया है। तो कई सारे सवाल हैं इन ताज़ा डेवलपमेंट से, जो कि अमेरिका ने भारत के कथित खिलाफ विरोध में जो है लिए हैं या फिर सवाल पूछे हैं। आइए पहले एक एक करके इन सवालों पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज के अपने खास मेहमान के जरिए इनको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रंप प्रशासन भारत पर लगातार भारी पड़ रहा है। इलीगल एलियन डिपोर्टेशन फ्लाइट, ये कैप्शन दिया गया है उस वीडियो को जिसे व्हाइट हाउस ने पोस्ट किया है। ये वीडियो जो है वो 41 सेकंड का वीडियो है। जो भी हमारे दर्शक हैं वो व्हाइट हाउस के एक्स अकाउंट पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, और जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है इस भाषा पर भी भारत में काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है। तो बड़ा सवाल ये कि इस तरह की भाषा, क्या भारत सरकार ने अपनी चिंताएं या फिर अपनी आपत्ति अमेरिकी प्रशासन के सामने नहीं रखी है, जैसा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा था और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी कहा था। और इस वीडियो को जो है प्रतिक्रिया स्वरूप इलॉन मस्क ने कहा है वाव। भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी के जो आईटी सेल हेड हैं अमित मालवीय, वो कहते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं विदेशी दखल को जो है इस पर तूल दे रही थी, और इससे ये साबित होता है कि यूएसएड में किस तरह से भारत को मदद दी गई, और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इसी बीच गौतम अडानी को लेकर एक डेवलपमेंट सामने आ गई है। गौतम अडानी को नोटिस जारी करने के लिए रिश्वतखोरी के मामले में भारत के कानून मंत्रालय से संपर्क किया जा रहा है। ये जानकारी अमेरिका से निकल कर आई है। तो कुल मिलाकर ट्रंप प्रशासन एक एक करके भारत पर लगातार भारी साबित हो रहा है, और भारत की किस तरह की स्थिति या फिर किस तरह की कूटनीति देखने को मिल रही है, इसी को समझने के लिए आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा। उत्कर्ष सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। और जो चिंताएं इलीगल इमिग्रेंट्स, भारतीय बहुत बड़ी तादाद में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब तक जितने भी भारतीयों की डिपोर्टेशन, निर्वासन हुआ है, जिस स्थिति में हुआ है, भारत में इसे अमानवीय तो बताया ही जा रहा है, लेकिन अमेरिका में भी इस तरीके को अमानवीय बताया जा रहा है। सरकार ये आश्वासन देती रही कि इस मुद्दे को स्वीकार नहीं किया जा सकता, अमानवीय बर्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब इस वीडियो का सामने आ जाना और इस पर इलॉन मस्क का वाव लिख देना, ये क्या लगातार ह्यूमिलिएशन हो रहा है। और इंडियन डिप्लोमेट्स, इंडियन जो डिप्लोमेसी है, ये बिल्कुल बेबस दिख रही है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत ह्यूमिलेटिंग है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और खास तौर पर उस अमेरिका के भीतर जी, जो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट का चैंपियन खुद को बताता रहा है जी, और दूसरे देशों की आलोचना ह्यूमन राइट वायलेशन को लेके करता रहा। भारत की कूटनीति तो मतलब इस पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं आपके फोरम पे भी, कि ये समझ ही में नहीं आता कि उसकी पोजीशन क्या है जी। एक तरफ भारत के भीतर ये प्रचार होता है कि मोदी का डंका दुनिया में बज रहा है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हमें भी खुशी होती है। लेकिन जब हम स्थितियों को देखते हैं
जब ये पहला जत्था आया था और अमृतसर उतरा था ये हवाई जहाज, तो इसको लेके उनको हथकड़ी, बेड़ी और उनको उनके लिए जो बेसिक एमिनिटीज थे, इसको लेके बहुत सवाल हुए। और उन सवालों के बाद दबाव पड़ा तो हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हम इस मसले को अमेरिका के साथ बात कर रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे यूएस, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग हुई। उस पूरे मीटिंग के भीतर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अवैध प्रवासियों के डिपोर्टेशन के मामले में सिर्फ इतना कहा कि यह अच्छा कदम है और हम भी चाहते हैं कि किसी भी देश में अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट है तो वो वापस भेज दिया जाए जी। मगर वहां पे भी उन्होंने इसको कहते हुए ये जोड़ना मुनासिब नहीं समझा कि ये कहें कि वापस भेजना चाहिए, लेकिन उनके सम्मान का ध्यान रखते हुए जी। तो ये एक पॉइंट है जहां पे लेकिन मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी, उत्कर्ष जी आपको रोक रही हूँ, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट में ज़रूर बात रखी थी कि कहीं ना कहीं जो लोग इस तरीके से वहाँ पर अवैध तरीके से पहुँचते हैं उन्हें बहला फुसला कर जो है एक ड्रीम दिखाकर यहाँ पर लाया जाता है अवैध अप्रवासी के रूप में। पता है नेहा, ये कोई बहुत ऐसा फॉर्मूला नहीं है। सवाल ये है नहीं, हम उम्मीद क्या कर रहे हैं अपने नागरिकों के लिए। हमने देखा कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने किस तरह से अपने लोगों की डिग्निटी और अपनी शर्तें मनवाई। उन्होंने यूएस आर्मी का प्लेन लैंड नहीं होने दिया, उसको वापस भेजा, फिर अपना प्लेन भेजा और वहां पर अपने लोगों को लेके आए, खुद मिलने गए। चलिए, खुद मिलना एक बहुत एडवांस जेस्चर था, वो आप उम्मीद नहीं करते, लेकिन कम से कम आप, और तब जब आप वहां पे विजिट करके, सक्सेसफुल विजिट जिसको बताई जा रही है, उसको करके आने के बाद फिर 2 बार और वही घटना घटी। और अब ये जो वीडियो जिस तरह से किया, ये एक पूरा माइंडसेट दिखा रहा है। गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या है, यूएस गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या है। और एलन मास्क जो अब सिर्फ एक बिजनेस पर्सन नहीं है जी, वो यूएस गवर्नमेंट के एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, या आजकल तो ये कहा जा रहा है कि वो राइट हैंड है। बल्कि जब पीएम मोदी के साथ जो मीटिंग की अगर फोटो देखेंगे हम, वो तस्वीरें देखेंगे, तो यूएस का फ्लैग और इंडियन फ्लैग ऐसे लगा था जैसे 2 हेड ऑफ स्टेट बात कर रहे हैं जी। इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद वाओ, आप क्या बताना चाहते हैं जी? ये माना जाएगा कि ये तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये पर्सनल नहीं हो सकता है जी। और उसमें जिस तरह से आप वीडियो देखिए, दर्शक हमारे देख रहे होंगे कि पहले बेड़ियां बिछाई जाती हैं, फिर क्लोजअप में वो कैसे बांधा जा रहा है और फिर कैसे उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। ये तो लग रहा है जैसे युद्ध अपराधी हो कोई जी, वार क्रिमिनल्स को इस तरह से आप ट्रीट करते हैं। और तब जबकि सब ये मानते हैं कि ये इलीगल जो आए हैं डंकी रूट से आए और किसी ना किसी मजबूरी में आए जी। तो आप इस नजरिया, अच्छा, अब ये पूरा घटनाक्रम और उसके बाद भारत सरकार की चुप्पी, एटलीस्ट एक प्रोटेस्ट स्टेटमेंट तो आना चाहिए जी। आप हथकड़ी बेड़ी नहीं रुकवा पा रहे हैं, लेकिन इस तरह के वीडियोस को, ऐसे तो कुछ होता है कि छोटे किसी देश के साथ होता है, आप उसके हाई कमिश्नर को बुला के और डांट लगा देते हैं, तो यूएस के साथ आप ये कर नहीं सकते। लेकिन फिर मैं रेफर करूंगा कि प्रधानमंत्री की अमेरिका की यात्रा जो थी, उसके बाद अमेरिकन अखबारों ने लिखा क्या था जी। उन्होंने ये लिखा था, न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूं, जिसने ये कहा था कि मोदी ने वो सारी बातें मान ली जो ट्रंप चाहते थे, और इस तरह एक बहुत अच्छी ये थी जी। तो मतलब अपने नागरिकों की डिग्निटी को लेकर के, और तब जबकि राष्ट्रीयवाद और भारतीयता और मागा के अगेंस्ट जो है वो मागी, मेक इंडिया ग्रेट अगेंस्ट का नारा आप लगा के आ रहे हैं, ये और हमारे लोगों के साथ ये हो रहा है जी। ऐसे में क्या वो जो तर्क दिया जा रहा है कि वो गैर कानूनी तरीके से, वो अवैध तरीके से वहां पर पहुंचे और किसी भी गैर कानूनी एक्शन का या फिर कार्य का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। भारत में इस तरह के भी विचार जो है काफी बाढ़ की तरह जो है ये सामने आ रहे हैं। तो क्या आप ये बताइए जी, आप ये हमारे दर्शक भी जानते हैं कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स का डिपोर्टेशन जो है पहली बार तो हुआ नहीं जी जी।
पिछले कई सालों में कई बार इस तरह से उनको डिपोर्ट किया गया है, वो पकड़े जाते हैं, डिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन वो फर्क क्या है? इस बार वो डिपोर्टेशन जो है वो आर्मी के जहाज में है जी, वो हथकड़ी बेड़ी लगा के है जी। तो कोई इलीगल इमिग्रेंट्स का समर्थन नहीं करेगा। हमारे यहाँ भी एक बड़ा मसला है, खुद बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला बहुत उठाती रही है जी। मैक्सिको कोलंबिया से जो लोग आए थे, क्या वो इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं थे? जी, जी। सवाल होता है ह्यूमन डिग्निटी, और उसके ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल है वो डिग्निटी ऑफ अ कंट्री, डिग्निटी ऑफ अ नेशन। तो चिंता कहिए या आलोचना कहिए, बिल्कुल वो इस बात की नहीं है कि वो इलीगल लोग थे और डिपोर्ट कर दिए गए। जी बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगी। ये एक्शंस तो चल ही रहे हैं, लेकिन इस एक्शन को जिस भाषा का रूप दिया जा रहा है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है इस एक्शन के लिए, और जो वीडियो जिस तरीके से शूट करके और उसके बाद राष्ट्रपति कार्यालय ने पोस्ट किया है, इसे किस तरह का एक्शन, या फिर कूटनीति के नज़रिए में इसे किस तरह का एक्शन दिखाया जाए? क्योंकि भारत में यूएस को भी पता है, ट्रंप प्रशासन को भी पता है कि भारत में कितना विरोध इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ किए जा रहे बर्ताव के लिए किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद यूएस जो प्रेसिडेंट ऑफिस है, व्हाइट हाउस, उसकी तरफ से ये वीडियो पोस्ट किया गया। इसीलिए कूटनीति के नज़रिए से इसे कैसे देखा जाना चाहिए? क्या सीधा सीधा ट्रंप जो है वो भारत को उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन बता रहे हैं, और भारत इतना असहाय भी क्यों दिख रहा है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन भारत उन देशों में से है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है, और क्यों हम उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, और इसका भी सवाल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्यों वीडियो अपलोड किया जाता है और उसको इलीगल, एलियन, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं ना कहीं भारत में इसका काफ़ी विरोध, ये सबको पता है, जग जाहिर है। हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा जुड़े हुए हैं, आइए उनसे इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं। उत्कर्ष सर, बहुत सारे देश हैं जिनके इलीगल इमिग्रेंट्स जो है यूएस में रहते हैं, एक्शंस लिए जा रहे हैं, लेकिन भारत और अमेरिका की दोस्ती सिर्फ इस एक मुद्दे को लेकर क्या ताक पर रखी जा सकती है, और अमेरिका को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं, लेकिन भारत में जो चुप्पी है, पहले कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अपने मित्र अडानी को लेकर जो है मोदी शायद जो है ये लचर रवैया या फिर लाचारी दिखा रहे हैं, लेकिन अब तो वो भी मसला अगर मैं देखूं कि एक एक करके जो धागे खुल रहे हैं, उलझे हुए धागे, अडानी को किस तरह से भारत के कानून मंत्रालय से संपर्क करते हुए नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है अमेरिका की तरफ से। तो ये भी मसला जो है कहा जा सकता है कि ये कोई कारण नहीं, क्योंकि अडानी जो फंसे हुए हैं उनको कोई राहत नहीं दी है ट्रंप प्रशासन ने। नहीं, ये एकदम सही बात है कि डिप्लोमेसी की ये जुबान खास तौर पे दो ऐसे देशों के बीच में जिनके रिश्ते अच्छे हैं जी, इनके रिश्ते सामान्यतः अच्छे हैं, कोई दुश्मन देश नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान नहीं है, या रूस और अमेरिका नहीं है जी। ये एक ऐसे वक्त पे देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, एलियंस, ये डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंपेन के दौरान ये लेके आए थे, इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एलियंस का वर्ड। तो ट्रंप की स्टाइल है वो बिल्कुल दुराव छिपाओ, या तो वो डिप्लोमेसी उनकी जो है वो वही है कि बहुत हार्ड लाइनर है, उनको अपनी चीजें मनवानी है और दूसरों को यह बताते हुए मनवानी है कि हम सुपर पावर हैं और हमसे तुमको डील अगर करना है तो बिल्कुल कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यू हैव टू डू इट जी। और तभी होता है कि वो प्रधानमंत्री की यात्रा के पहले टैरिफ के ऊपर डिक्लेरेशन देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, जितना टैरिफ आप लगाओ उतना हम लगाएंगे, हमको इस बैलेंस को, इस घाटे को बैलेंस करना है। और उसके बाद वो मिलते हैं और मुस्कुराते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम उनकी बातें मानते हैं, सुनते हैं, और साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बीच में चुटकियां भी लेते हैं, और उसके बाद बात खत्म हो जाती है। लेकिन होता क्या है, अल्टीमेटली क्या है जी,
इस पूरे संबंधों के बीच में है क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टाइल नहीं बदला और नरेंद्र मोदी जिस स्टाइल के लिए उनकी इमेज है कि वो दुनिया भर में बहुत उनके नाम का है और सबसे पर्सनल रिलेशंस हैं, झपियां पाते हैं, गले मिलते हैं, वो सारी बातें मान के चले आते हैं जी। चाहे F-32 की बात हो जिसको खुद एलन मस्क कबाड़ बता चुके हैं जी जी बिल्कुल, और चाहे गैस ऑयल के ऊपर जो बात हुई है, जो जिस समझौते की बात हो रही है कि आपको लेना ही होगा, या इलीगल इमिग्रेंट्स का और या अडानी का जिक्र आपने किया, तो वो जब उस एक्ट की बात हुई थी तब भी आपके प्लेटफॉर्म पे हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि दैट इज फॉर अमेरिकन सिटीजन्स ओनली। तो वही हुआ। अब कानून है, प्रोसीजर है जी। वो प्रोसीजर कर रहा है, उसने ऑफिशियल एक भेज भी दिया लेटर भारत सरकार को जी। और भारत सरकार अब उसको कितने दिन में जवाब देती है, लेकिन ये तय है कि अडानी की मुश्किलें नहीं कम हुई हैं। बिल्कुल। और यूएस के भीतर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी, मैं बात कंक्लूड कर रहा हूं। अडानी का केस हो या इमिग्रेंट्स का केस हो, एक लाइन की बात है, डोनाल्ड ट्रंप आर्म ट्विस्टिंग का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। वो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनाने वाले हैं। उनकी स्टाइल में कि वो ह्यूमिलिएट करेंगे, दादागिरी करेंगे और अपनी बातें मनवाएंगे। लेकिन भारत के कूटनीति का, डिप्लोमेसी का इस तरह से सरेंडर करना, इसके पीछे क्या क्या वजह है? एक वजह तो जो है अब बिल्कुल ये नकार दी जानी चाहिए कि अडानी का मसला हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर उनके खिलाफ मामला चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात ये भी कही थी कि अडानी के मसले पर जब उनसे पूछा गया था सवाल, तो उन्होंने कहा था कि ये व्यक्तिगत मामला है। जब अब जो डेवलपमेंट सामने आई उसमें भारत के कानून मंत्रालय से संपर्क कर रहा है अमेरिका, और इस कोशिश के तहत अडानी को नोटिस भेजा जाएगा। तो पीएम मोदी का ये स्टेटमेंट कि ये एक व्यक्तिगत मामला है और फिर भारतीय कानून मंत्रालय से अमेरिका का संपर्क, इसमें सीधे सीधे सरकार शामिल है? नहीं, अब तो देखिए ऑफिशियल चैनल अगर चल रहा है तो ये पर्सनल तो रहा नहीं जी। और अगर पर्सनल है तो क्या इतना ही पर्सनल था कि जब यहाँ मुंबई हमले के एक मुलजिम को यूएस के भीतर अरेस्ट किया गया और भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण की मांग करती रही और अभी तक वो हुआ नहीं है जी। तो वो क्या था? क्या वो भी व्यक्तिगत एक व्यक्ति का अपराध था? तो यूएस गवर्नमेंट उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रही थी? ऐसा होता नहीं है। और वो भी अडानी जैसे प्रोफाइल के लोग अगर हो तो बिल्कुल नहीं होता है, जिनको लेके ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री जितने विदेश दौरे में गए अपने, उसमें ज्यादा टाइम रहा, और जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, अडानी के बिजनेस में बहुत बूम आया है जी। लेकिन अब सवाल ये है कि इंडियन डिप्लोमेसी को लेके हमारी चिंताएं हैं, हमारी लाइन समझ में नहीं आ रही। पहले साउथ एशिया को भी देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश में जब घटना हुई, शेख हसीना वहां से भागी, तो वो उस वक्त भारत सरकार को कुछ समझ में नहीं आया, फिर उसको भनक नहीं लगी। फिर उसके बाद अभी बांग्लादेश में जो है उसमें इंटरफेयर नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, जबकि बहुत सेंसिटिव इशू है। तो है क्या कि अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां कंट्री का इंटरेस्ट, कंट्री की डिग्निटी, नेशन इंटरेस्ट और नेशन डिग्निटी जी, ये दिख रहा है ऐसा कि ये थोड़ी पीछे जा रही है और बिजनेस इंटरेस्ट जो हैं वो, या बिजनेस टॉक्स, वो प्राइमरी हो रही हैं जी। और वो फिर तो लगता है कि मतलब दो कंपनियां बैठ के बात कर रही हैं। पर बिजनेस इंटरेस्ट में भी तो भारत ने कोई तीर नहीं मारा। ट्रंप प्रशासन के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में भी भारत के हिस्से बिजनेस में क्या आया, बजाय इसके कि वो और प्रोडक्ट्स जो है वो अमेरिका से खरीद रहा है, ना कि ज्यादा तादाद में वो एक्सपोर्ट करेगा। ये भी हुआ और इसके साथ दूसरी घटना भी घटी जी। आप देखिए एलन मस्क का रोल। कल मुंबई में उन्होंने अपनी कंपनी में रिक्रूटमेंट शुरू कर दी है जी, टेस्ला, जबकि अभी परमिशन नहीं है जी, है ना, टेस्ला में जी। अभी परमिशन आनी बाकी है। इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है उस मीटिंग के बाद
कि अब हमको कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरा स्टारलिंक का मामला पड़ा हुआ है, लेकिन स्टारलिंक को कम्पीट करने वाले जो लोग हैं वो अंबानीज हैं सबसे ज्यादा, जो जियो का प्लेटफॉर्म है। लेकिन दूसरा गेम इसके भीतर है जो सामने आने की उम्मीद है। जिस तरह से अमेरिका के भीतर नासा और को अपनी टेक्नोलॉजी एलन मस्क बेच रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, इसरो के साथ भी अब वो यही करना चाहते हैं। इसरो भारत की वो एजेंसी है जिसने अपने दम पर दुनिया में सिक्का जमाया है। दूसरे देशों के सैटेलाइट्स वहां जा रहे हैं, हमने चंद्रयान छोड़ा। अब एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जो है इसरो को अपना क्लाइंट बनाने के लिए बेचैन है। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं इससे पहले कि कमर्शियल मजबूरी है आपकी बात दर्शकों तक पहुंचाई जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद जब लौटेंगे तो इसरो और मस्क के जो इरादे हैं इसरो को लेकर, इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, भारत के साथ कैसे संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि वो एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जो कि भारत पर हमलावर दिखते हैं। हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा लगातार बने हुए हैं और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत को कैसे पार्टनर के रूप में ट्रंप देख रहे हैं। उत्कर्ष सर, आपने इसरो और मस्क के इरादों को भी यहाँ पर जनता के सामने, हमारे दर्शकों के सामने रखा। मैं चाहती हूँ कि इस पर थोड़ी टिप्पणी अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद अगला सवाल जो कि चुनावी फंडिंग से संबंधित है उसको भी समझने की कोशिश करें। जी, अनम्यूट कर लें। एलन मस्क ने की कंपनी स्टारलिंक जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करती है और नासा को उसने अपना क्लाइंट बना दिया है। जी। अब इसरो के ऊपर उसकी निगाह है, क्योंकि इसरो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है और दुनिया के दूसरे देशों को फैसिलिटेट भी कर रही है सैटेलाइट उनके में जी। भेजने में। हाँ, तो अब ऐसी स्थिति में एलन मस्क के 3 इंटरेस्ट बहुत सीधे दिख रहे हैं और वो इंटरेस्ट, अब एलन मस्क एक बिजनेसमैन भी हैं। ट्रंप का स्टेटमेंट सुनिए, ट्रंप से जब पूछा गया कि दोनों लोगों की क्या मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक बिजनेसमैन भी हैं और वो हमारे एक ऑफिस बेरर भी हैं। हो सकता है वो अपनी कुछ बात करें, मुझे नहीं पता। तो अब यूएस के भीतर भी इसकी आलोचना हो रही है कि आप अपने पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं तो एथिकल नहीं है जी। और ये माना जाता है। लेकिन एलन मस्क भी क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, और हमारे यहाँ भी क्या माना जाता है क्या नहीं माना जाता है जी। तो चीजें जो है बहुत बाहर निकल चुकी हैं और कुल मिला के जो बैलेंस है वो है नहीं। अमेरिका काफी अपने आप को ऊपर रख चुका है और आप को प्रेशराइज किए हुए है लगातार कि आप उसकी सारी शर्तों को माने। लेकिन मैं एक यहाँ पर पॉइंट जरूर जोड़ना चाहूंगी कि F-35 जो लड़ाकू विमान है अमेरिका जिसको बेचना चाहता है भारत को, भारत की तरफ से जो बयान आया है विदेश मंत्रालय का, उसका ये कहना है कि ये सिर्फ एक प्रपोजल भर है, अभी किसी तरह की डील पर मुहर जो है नहीं लगी। और इसके साथ ही एक बात ये भी कि ये जो यूएस एड, मैं इस बात को आगे लेकर जा रही हूँ, ये जो यूएस एड की बात हो रही है, अमित मालवीय कुछ और कहते हैं, कांग्रेस कुछ और कहती है, SY कुरैशी जो है वो जो उस तत्कालीन चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने कोई बात अलग रखी है कि कोई भी सीधे विदेशी दखल अंदाजी नहीं थी। ये जो यूएस एड है और जो फंडिंग है वो दुनिया भर में चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए की जा रही थी। इसमें भारत के चुनाव में किस तरह से दखलंदाजी के आरोप लग रहे हैं? देखिए नया, यूएसएआईडी को समझना होगा जी। यूएसएआईडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था यूएस का जी। उसके अपने एजेंडा है और उस एजेंडे में बहुत सारी चीजें, जैसे यूएसएआईडी हेल्थ सिस्टम के भीतर भी सपोर्ट करता था जी। एक मैं भी रिपोर्ट देख रहा था जिसमें यूएसएआईडी ने भारतीय रेलवे को स्ट्रेंथन करने के लिए भी काफी पैसा दिया और वो जो कमेटी थी अप्रूव करने वाली सपोर्ट को, उसको चेयर खुद प्रधानमंत्री कर रहे थे। और उसके अलावा बहुत सारे ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स को सपोर्ट करने के लिए यूएसएआईडी फंडिंग करता था जी। अब उसमें उस फंडिंग की दिशा क्या थी? लेकिन सबसे बड़ी बात, यूएसएआईडी एक फॉरेन फंड है जी। और किसी को भी फॉरेन फंड लेने के लिए एक भारत सरकार का नियम है FCRA एक्ट,
फॉरेन करेंसी अगर आपको लेनी है तो आपके पास FCRA अप्रूवल होना चाहिए। जी जी। और हर 3 महीने पे आपको उसका हिसाब देना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अमित मालवी बोलना हो तो कुछ भी बोल ले, या कोई भी कुछ भी बोल ले, कांग्रेस कुछ बोल ले, लेकिन ये तो एक दिन का काम है, 1 मिनट का काम है। क्या भारत सरकार ये सूची निकाल दे कि किसको कितना पैसा मिला है, खासतौर से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए या इलेक्टोरल जो अब उस प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए, तो ये तो 1 मिनट का काम है कि किसको कितना पैसा मिला है वो चलाएगा। तो है क्या कि कहानी कुछ और होती है, राजनीति कुछ और होती है, और हमारे देश में ये ज्यादा ही होता है। ट्रांसपेरेंसी की जगह एलिगेशंस की पॉलिटिक्स होती है। तो अब कुछ दिन यही चलेगा कि उन्होंने पैसा खा लिया और कहा अच्छा, अब देखिए 10 सालों में जो पैसा मिला है, 10 साल से तो भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो और बीजेपी सबसे ज्यादा, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड या इलेक्टोरल चंदे की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी भी है। तो ये कैसे 10 साल तक होता रहा कि USAID जो है कांग्रेस को या किसी दूसरे पार्टी को ज्यादा पैसा देती रही इस चीज को मैनिपुलेट करने के लिए। तो मैनिपुलेट अगर हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है? सोशल मीडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो सोशल मीडिया कैंपेन में कौन आगे है, किसने शुरू किया, बहुत सारी चीजें हैं जो देखने के बाद ही समझ में आएगा कि पॉलिटिकल एलिगेशंस अपनी जगह हैं, रियलिटीज अपनी जगह है। मैं बताऊं कि जिस कंपनी ने को 2013-14 में PM मोदी के इलेक्टोरल कैंपेन के लिए हायर किया गया था, वो कंपनी खुद इंडियन कंपनी ने, जिसमें प्रशांत किशोर एक अधिकारी हुआ करते थे उसके, उस कंपनी में एक CIA भी था और भी बहुत सारे लोग थे। तो ठीक है, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी तो किया था, बिजनेस इज बिजनेस, उसमें किसी को हम रोक टोक नहीं सकते। लेकिन जब FC मनी का पैसा होता है, जो USAID का पैसा है, ये तो बहुत ट्रांसपेरेंट इंतजाम है जिसको कि अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट भी ऑडिट करती है क्योंकि बजट उनका होता है, और भारत सरकार के पास उसका सारा रिकॉर्ड होना ही चाहिए। और अगर अब ये कंट्रोवर्सी हो ही गई है तो निश्चित तौर पर भारत की लोकतंत्र की शुचिता को बचाए रखने के लिए ये भी सार्वजनिक होना चाहिए कि USAID की फंडिंग कहां हुई है। और ये सरकार ही कर सकती है, विपक्ष में बैठा कोई नेता या फिर पार्टी नहीं कर सकती। मैकेनिज्म सरकार होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब भारत की विश्व पॉलिटिक्स पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो है स्थिति समझने की कोशिश करूंगी। ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ जो भी फैसले ले रहे हैं, इसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर भी गहरा असर पड़ता है, क्योंकि आप इससे वाकिफ़ होंगे कि रियाद में मीटिंग हो रही है, पहली बार आमने सामने की मीटिंग हुई है अमेरिका और रूस के बीच। तो और चीन के प्रति भी इलॉन मस्क का प्रेम भी पहले से ही जग जाहिर है, और डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है, ये भी पता है। क्या ये शिफ्ट होती हुई जो पॉलिटिक्स है, इसमें भारत की ये जो खामोशी है या फिर भारत का ये जो नरम रवैया है या फिर चुप्पी वाला एटीट्यूड है, क्या भारी पड़ेगा? हमें जल्द ही कुछ जो है अपना आक्रामक जो रवैया है या फिर डिप्लोमेसी, जिसका प्रदर्शन भारत बार बार करता रहा है, भारतीय विदेश मंत्री बार बार करते रहे हैं। आज की भी ये खबर है कि UNSC में जो परमानेंट सीट को लेकर किसी तरह का रिफॉर्म नहीं हो पा रहा है, इस पर भारतीय एम्बेसडर ने काफ़ी नाराज़गी दिखाई है। भारत का नाराज़ होना क्या इस वक्त की मांग है? देखिए, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है जी, और वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है तो बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इरिलीवेंट होंगे, बहुत सारे नए रिश्ते बन रहे हैं। US चाइना को कितना भी बड़ा दुश्मन माने, लेकिन US की टेक कंपनियां, खासतौर पे हार्डवेयर की कंपनियां, उनकी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर काफी है, क्योंकि जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, चाहे वो माइक्रोचिप की बात हो या दूसरे और पार्ट्स हो, वो US के भीतर एलन मस्क को भी जरूरत है, वो सबको जरूरत है, क्योंकि अमेरिका के भीतर छोटे पार्ट्स का प्रोडक्शन होता नहीं, वो इंपोर्ट ही होते हैं। वो सप्लाई चेन एक बड़ी होती है। एक बोइंग जहाज अगर बनना है, ड्रीम लाइनर बनना है, तो 43 कंट्रीज से सामान आता है। तो आप ऐसे तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि कर ले। दूसरी तरफ रशिया और
यूएस के बीच में जो हालिया बातचीत हुई है, जिसका जिक्र आपने किया है, ये एक नए सेटलमेंट की तरफ ले जा रहा है। वो ये उसका खामियाजा कहीं येलेंस्की ना भुगत लें, क्योंकि यूक्रेन एक बहुत बड़ा मसला है जी। एक तरफ वेस्टर्न एशिया गजा मसला है, दूसरी तरफ यूक्रेन मसला है जी। तो ये दो सुपर पावर्स अपने एडजस्टमेंट में इन दोनों की बलि भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि दोनों के अपने इंटरेस्ट हैं इसलिए वो काम कर रहे हैं। रह गया सवाल भारत का जी। भारत एक बहुत अच्छी स्थिति में है, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर लें, अगर अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने की बात कर लें, किसी भी लिहाज से बात कर लें, लेकिन भारत को अपनी ताकत के हिसाब से रिएक्ट करना शुरू करना पड़ेगा। हर बात मान लेना, हर किसी के साथ डील में चले जाना, इससे काम नहीं होगा। निगोशिएशंस जब होते हैं, डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस होते हैं, तो वो एक एजेंडे पे अगर होते हैं तो 4 एजेंडे ऐसे होते हैं जो बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल जी। तो अब हमारे बार्गेन करने के पॉइंट्स क्या हैं? हम चाबहार के मसले पे भी यूएस ने हमको दबा लिया ईरान के बहाने से जी। हमें हमारे ह्यूमिलिएटिंग तरीके से हमारे लोगों को भेज रहा है, ट्रीट कर रहा है, हमें वो प्रेशराइज कर रहा है कि हम ऑयल और गैस लें। हम परेशान इसलिए हो जा रहे हैं, और कॉन्फिडेंस देखिए, एग्रेशन देखिए, असर्टिवनेस देखिए, जो भी कह लीजिए। एलन मस्क अपना रिक्रूटमेंट शुरू कर दे रहे हैं तब, जबकि उनके पास अभी परमिशन नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और हम जब देखते हैं कि, तो हम भाई सवाल ये ना कि हम ठीक है, हो सकता है कि हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट जो है वो कुछ स्ट्रेटजीज फॉर्म कर रहा हो जिसको वो डिस्क्लोज भी ना करना चाहता हो, बिल्कुल, लेकिन एटलीस्ट कुछ सिग्नल्स, कुछ जेस्चर्स जी तो दिखते हैं ना। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, इससे पहले कि इस बात को पूरी तरीके से अपने दर्शकों तक पहुंचाई जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उत्कर्ष सर, मैं चाहती हूँ कि अपनी बात आप रखें। भारत की जिस स्थिति को, या फिर जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात आपने कही, वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन की बात कही, लेकिन क्या आप अपनी बात पूरी करें। फिर मेरा अगला सवाल ये है कि क्या भारत के भीतर जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, इसने भारत सरकार के लहजे को जो है बदल दिया है? देखिए, जो मैं कह रहा था वो बात ये है कि डिप्लोमेसी जो है वो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे बहुत सारी चीजें जो डिस्क्लोज नहीं होती जी जी, वो पहले वो स्ट्रेटजीज, और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट सिग्नल्स, जैसे यूएस ने ये वीडियो जारी कर दिया जी, हमारा प्रोटेस्ट लेटर तो आना चाहिए, नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आया। हो सकता है अभी आया हो तो। दूसरा नहीं आया, तो हम साइलेंस नहीं बना के रख सकते। कुछ जगहों पे हम बिल्कुल साइलेंट नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे सिटीजन्स जो है डिमोरलाइज होते हैं, हमारे लोग इस चीज को बुरा मान रहे हैं। तो एज ए नेशन हमारा स्टैंड, हमें फर्म स्टैंड करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, निगोशिएशंस चलते रहेंगे जी। अब ये भी बात हो सकती है कि भाई साउथ एशिया के भीतर हम जिस स्थिति में हैं, खासतौर पे बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, उसके बाद जो बांग्लादेश के हालात है, पाकिस्तान जिस तरह से बांग्लादेश के भीतर एकदम कमांडिंग पोजीशन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें हम क्या इन सुपर पावर्स के साथ कोई एक अलाइनमेंट बना के अपने इंटरेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट तो हर तरह के हैं। बांग्लादेश से इंपोर्ट का भी एक मसला है, बांग्लादेश से सिक्योरिटी का भी एक मसला है। तो ये जो बैलेंसिंग होती है, ये अप्रोच मिस कर रहे हैं। हमने बांग्लादेश के इशू में भी देखा, हमने पाकिस्तान के इशू में भी देखा, हमने श्रीलंका के इशू पे भी देखा, हम नेपाल के इशू तक देख रहे हैं जी। तो बहुत सारी चीजें, हाँ ठीक है, G20, G7 इस तरह की मीटिंग्स में हम बातें, अभी AI पे जो मीटिंग हुई है फ्रांस के भीतर, वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छी स्पीच दी है, लेकिन जब ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है जी, फॉरेन पॉलिसी के मसले पर हम क्या कह रहे हैं, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं
वो और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के ओथ सेरेमनी में गए थे। उसके बाद एक उम्मीद थी, उसके बाद वो रुके, वहां पे बातचीत की। दूसरा, यूएन के भीतर सीट, यूएन का रिलीवेंस कितना रह गया, खासतौर पे इजराइल के गजा पे अटैक करने के बाद, लेबनान पे यूएन पीस कीपिंग के ऊपर अटैक करने के बाद, जी WHO से यूएस बाहर हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें, वो फंडिंग, यूएसएआईडी की फंडिंग रोकने के साथ जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट भी है उनके पास बहुत पैसा, हम क्यों पैसा दें। तो हम उसको कवर कैसे कर रहे हैं, हम स्टैंड नहीं ले रहे हैं, हम कवर कैसे कर रहे हैं। ये कांग्रेस को पैसा जा रहा था, कांग्रेस को नहीं जाएगा, करप्शन वहां है। तो ये भी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं है जी। वो एक एक्ट थी जो हमारे बहुत सारे सेक्टर्स में थी, हमें जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट अचीव करना था, यूएसएआईडी का पैसा वहां भी लग रहा था जी। तो ये फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे हम या तो हम एक चुप्पी देख रहे हैं और या हम एक मतलब कंफ्यूजन देख रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी एक प्रधानमंत्री नहीं बनाता है, एक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनाता है, वो एक टीम होती है। अगर टीम एक लाइन रखती है, वो लंबे टाइम तक वो लाइन चलती है। तो ये क्या असेसमेंट करने में हमको दिक्कत हो रही है कि फ्यूचर के 10 साल, आने वाले 10 सालों में जियोपॉलिटिक्स कैसी हो रही है और कैसी होगी, और उस जियोपॉलिटिक्स में भारत अपना रोल कैसे निभाएगा, इस सिग्नल सभी मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास बहुत स्ट्रेंथ है, जिसमें हम चाहें तो हम अपना दबदबा बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। अगर भारत अमेरिका को झटका दे सकता है तो भारत क्या अकेला या फिर अलग थलग पड़ जाएगा, इस तरह की भी आशंकाएं हैं, क्योंकि रूस और चीन की दोस्ती से कहीं ना कहीं, अगर मैं दक्षिण एशिया की बात करूं तो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति कमज़ोर ज़रूर हुई है पहले के मुकाबले जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, और ऐसा नहीं है, जो बैलेंस ऑफ पावर होता है, जो बैलेंस ऑफ पावर की थियरी है, वो तो ये कहते हैं, हम निश्चित तौर पर चाइना के साथ हम उस तरह से नहीं बर्ताव कर पाए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अपने से मजबूत से लड़ना होशियारी नहीं होती है। वो ये भी बड़ा यही शायद यही स्टेटमेंट यहाँ पे रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है वर्ल्ड पावर है और इसीलिए भारत जो है, भारत की डिप्लोमेसी जो है इस तरीके से खामोश दिख रही है। इस तरह की तस्वीरों पर भी कोई रिएक्शन नहीं आया जी। सवाल ये है कि इसका क्या मतलब है, हम चाइना से नहीं वो करेंगे, हम रशिया से नहीं करेंगे, हम अमेरिका से नहीं करेंगे, हम जर्मनी से नहीं करेंगे, और हम सारा जो वो है अपना ताकत दिखाएंगे छोटे छोटे देशों पे, ऐसे नहीं होगा ना। पाकिस्तान के खिलाफ दबने की बात, हाँ पाकिस्तान भी उसमें से एक है। अब तो पाकिस्तान खुद ही इतना बिखर चुका है कि वो उनकी असेंबली में बात होने लगी है पाकिस्तान के फिर से टूटने की। तो पाकिस्तान इज अ फेल स्टेट, उसके बारे में तो बात उसको एग्जांपल अब नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जब हम दुनिया के सबसे बड़े इकलौते मार्केट हैं, जब हम दुनिया के अच्छे प्रोड्यूसर बन सकते हैं, जब हम दुनिया में हमारे यूथ पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड यूथ पॉपुलेशन की तुलना में उसमें संभावनाएं और उसकी ताकत ज्यादा है जी। अब हमारी इकोनॉमी का सवाल है, हमारी इकोनॉमी लोगों से नहीं खराब हुई, फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर सवाल आएंगे जी। हमारी इकोनॉमी की पॉलिसी क्या थी? हम मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे थे, हम मेड इन इंडिया को नहीं प्रमोट कर रहे थे जी। तो जब पैसा निकलता हम एफडीआई के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे थे। हमने अपने लोअर क्लास को राशन तो दे दिया जी, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, लेकिन उनके इनकम जनरेशन के लिए हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं। तो हम पैसा जनरेट नहीं कर रहे हैं जी। हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम ये है कि हम पैसा जनरेट नहीं कर रहे हैं जी। या पैसा जब जनरेट नहीं हो रहा तो पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा जी। तो हमारी डिपेंडेंसी कहीं, आप देखिए जियोपॉलिटिक्स का असर ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट किस तरह से गिरता जा रहा है। बिल्कुल। तो ये नारों से और भाषणों से तो नहीं चलेगा ना, इसके लिए तो ठोस चीज होती है। तो चाहे इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, इसके लिए एक सॉलिड रोड मैप चाहिए।
जो दुर्भाग्य से अभी देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक लाइन में जोड़ देना चाहूँगी कि भारत बेशक दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स है, लेकिन इन कंज्यूमर्स की जेब में कितना पैसा है कि वो उस प्रोडक्ट्स को खरीद सके जो दुनिया भर की जो कंपनियाँ हैं वो भारत में बेचना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं ये भारत की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पोजीशन को सीधे सीधे इम्पैक्ट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी उत्कर्ष सर, आप जुड़े और आपके ज़रिए हमने दर्शकों तक जानकारियाँ पहुँचाने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों से जो हमारे दर्शक हैं उनको काफ़ी मदद मिली होगी अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की पॉलिसीज़ को समझने के लिए, जो कि भारत के प्रति दिखती हैं, भारत के प्रति आक्रामक बल्कि हमलावर ये पॉलिसीज़ दिख रही हैं और भारत की जो डिप्लोमेसी है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इतना ही, लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर, लेकिन फीडबैक भेजिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।